हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, इस नाटक के प्रथम अंक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो और अब हम आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, इसमें जो द्वितीय अंक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो देखिए, आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश जी के द्वारा रचित एक प्रमुख नाटक है। इसमें जो द्वितीय अंक है इस नाटक में, ये कुछ वर्षों के अंतर की कहानी है। इस अंक का आरंभ कहाँ से शुरू होता है? निक्षेप द्वारा मल्लिका से अंबिका के स्वास्थ्य के विषय में पूछे जाने से होता है। वो 2 वर्षों से निरंतर एक साथ ज्वर आने से परेशान है। निक्षेप अंबिका से उसके स्वास्थ्य और उसके दुबली हो जाने की बात भी कहते हुए पूछता है कि बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिनों से ही राजधानी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आया है। मैंने आशा नहीं की थी कि कालिदास उज्जैन जाकर वहाँ के हो जाएंगे। और मल्लिका उससे कहती कि मुझे तो प्रसन्नता है कि वहाँ वो व्यस्त है और उन्होंने कुमार संभव एवं मेघदूत जैसी रचनाएं की हैं और उनकी प्रतियां व्यवसायी द्वारा मुझे मिली है। ये मल्लिका निक्षेप को कह रही है। तो इन दिनों उनके एक बड़े काव्य की चर्चा जरूर पर है, परंतु उसके प्रति मुझे नहीं मिली है। तो निक्षेप कालिदास द्वारा लिखित कुछ नाटकों की रचना के विषय में उल्लेख करता हुआ कहता है कि वह नाटक उज्जैन की रंगशालाओं में खेले गए हैं। निक्षेप गुप्त वंश की राजदूहिता कौन है? प्रियंगु मंजरी। वो प्रियंगु मंजरी से कालिदास के साथ विवाह होने का उल्लेख कर उसके हृदय की थाह लेना चाहता है। और मल्लिका इस पर कहती है कि इसमें बुराई क्या है? मैं उन्हें जानने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति हुई। मैं उनकी प्रगति में बाधा बनती तो मुझे कितनी ग्लानि होती। मल्लिका अपनी माँ को जब औषध देती है तभी निक्षेप राज कर्मचारियों के आने के विषय में बताते हुए कहता है कि 2 आकृतियाँ मैंने वैसी देखी हैं जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। तो मल्लिका अपने भाव को दबाते हुए हंसने का प्रयत्न करते हुए कहती कि माँ, इसी संबंध में कहती कि जब ये आकृतियाँ दिखाई देती तो कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध तो कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो कुछ युद्ध नहीं हुआ है कि कोई भी महामारी नहीं हुआ है। तो निक्षेप आश्चर्यचकित होकर मल्लिका को बताता है कि अभी एक तीसरी परिचित आकृति देखी है। तो मुझे विश्वास है कि वो स्वयं कालिदास हैं। वो घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की तरफ गए हैं। और मल्लिका अपनी अंगुली को दांत से काटते हुए पीड़ा का अनुभव करती है। तभी ड्यूटी से रंगिनी और संगिनी का प्रवेश मल्लिका के घर पर होता है। और उज्जैन से आई दोनों स्त्रियां, रंगिनी और संगिनी,
मल्लिका से कहते कि हम कालिदास जैसे महाकवि की जन्मभूमि ग्राम प्रांतर के जीवन का अध्ययन करने आए हैं। तो रंगीन के विषय में संगीन परिचय देती है और उज्जैन के नाट्य केंद्र के नृत्य का अभ्यास करती है और नाटक लिखने में इसकी रुचि है। तो इसी प्रकार रंगिनी भी संगीन का परिचय देते हुए कहती है कि यह संगीन उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है और बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। तब यह गद्य की तरफ वो उन्मुख हो रही है। तो दोनों मल्लिका से वहाँ की चीज़ों को देखकर आंचलिक शब्दों या स्थानीय शब्दों को जानना चाहती है, पर मल्लिका बता नहीं पाती है। इसी प्रकार वनस्पतियों के नाम के विषय में भी मल्लिका उन्हें जानकारी नहीं दे पाती है और उनके जाने के बाद मल्लिका कालिदास के आगमन की बात जानकर प्रफुल्लित होती है और मुदित भाव से मन ही मन में अनेक भावों की बयान करती है। तभी ड्यूटी पर अनुसार और अनुनासिक नामक मातृगुप्त, तो कालिदास को अनुनाम क्या है? मातृगुप्त। तो मातृगुप्त को 2 अनुचर की दस्तक दरवाजे पर होती है और वह मल्लिका को मातृगुप्त के राजमहिषी गुप्त वंश द्विता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आने की सूचना देते हुए कहते हैं कि प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है। तो अनुसार बताता है कि कालिदास गुप्त राज्य की तरफ से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त कालिदास का नया नाम है। और उसके बाद राजमहिष के आगमन के कारण दोनों मल्लिका का घर संभालने लगते हैं और उनके बीच चूल्हा चौकी को लेकर लंबा हास्यपूर्ण संवाद भी चलता है और मातुल देवी प्रियंगु मंजरी के आगमन की सूचना भी देता है और प्रियंगु मंजरी से मल्लिका के विषय में प्रशंसा करता हुआ कहता है कि वो इसी सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। तो इसी प्रदेश की राजहंसिनी है। तो प्रियंगु मंजरी और मल्लिका का मिलन होता है। प्रियंगु मल्लिका से कहती कि सचमुच तुम बहुत सुंदर हो, तुम अपरिचित होते हुए भी मुझे अपरिचित नहीं लगती हो। तुम्हारे घर को देखना चाहती थी। उन्होंने कौन? तो कालिदास, मतलब कालिदास की पत्नी कालिदास के बारे में कह रही है कि उन्होंने मतलब कालिदास के बहुत बार इसी घर की तथा तुम्हारी चर्चा की है। ये प्रियंगु मंजरी ने मल्लिका के साथ बात करी और कालिदास के बारे में कह रही है। जिन दोनों वो कालिदास मेघदूत लिखे रहे थे उस दिनों प्राय यही का स्मरण क्या करते थे। प्रियंगु ग्राम प्रांतर के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर कहती है कि कितनी निव्यार्ज सुंदरता है, इसी सौंदर्य के सामने जीवन की सारी सुविधाएं है यह है और इसे आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। मुझे यहाँ आकर मल्लिका तुमसे स्पर्धा हो रही है और कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियाँ संकटपूर्ण एवं अस्थिर है और वहाँ के सौंदर्य की इतनी चर्चा हो रही है कि मतलब इतनी चर्चा है पर देखने का अवकाश कहाँ है। तो मल्लिका तुमसे इसलिए स्पर्धा हो रही है कि सौंदर्य का सहज उपयोग हमारे लिए एक सपना है। तो मल्लिका कालिदास के ग्रंथों को जब उसे दिखाती है तो प्रियंगु कहती है कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो, उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। तो कालिदास यहाँ के जीवन की चर्चा कर आत्म विस्मृत होते हैं और राजनीतिक कार्यों से उनका मन उच्चाट हो जाता है तथा ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए राजनीति साहित्य नहीं है, साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था और वो दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। मेरा अधिक समय इसी आभास में बीतता है कि उनका बड़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। तो प्रियंगु मल्लिका से कहते हैं कि वो यहाँ से कुछ मृग शावक औषधियाँ, कुछ अनाथ बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है शिक्षा दिलाने के लिए।
ताकि मातृगुप्त को अभाव का अनुभव न हो। वो व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं जिससे समय जाया जाता है। तो उनका समय बहुमूल्य है। मातुल और उसका परिवार भी जाएगा। तुम्हारे घर की स्थिति बहुत जर्जर है मल्लिका। इसका परिसंस्कार उज्जैन को तू कुशल स्थपति में मैं करवा देती हूँ। तब मल्लिका के यह कहने पर ही हम ऐसे घर में रहने को अभ्यस्त हैं। प्रियंकु इसी पर कहते हैं कि फिर मैं भी चाहूँगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। तो उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इसी घर से घनिष्ठ संबंध रहा है। ये मल्लिका और प्रियंकु मंजरी से वार्तालाप हो रही है। और कल हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तुम भी हमारे साथ चलो, ये प्रियंकु मंजरी ने मल्लिका को कह रही है। मल्लिका कह रही है कि माँ के होने का बहाना बनाती है। तो प्रियंकु कहती है कि माँ के साथ भी चलने की व्यवस्था हो सकती है। तुम मेरे साथ संगिन के रूप में रहोगे। तब मल्लिका क्षमापूर्वक निवेदन करती है कि मैं स्वयं को ऐसे गौरव की अधिकारी नहीं समझती। और महिषी मल्लिका से कहती है कि मेरे आने से पहले 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुम उनमें जिन्हें योग्य समझती हो उससे विवाह कर लो अथवा हमारे राज्य के किसी भी अधिकारी से। तो मल्लिका इसी विषय पर जब प्रियंकु से चर्चा न करने के लिए कहती है तो अंबिका कह उठती है कि इसके मन में विवाह घर परिवार की कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जाती है। मतलब भावना के स्तर पर जीती है कौन? मल्लिका। तो अंबिका की असुस्थता को देखकर प्रियंकु कहते कि जो भी सहायता बन पड़ेगी मैं अवश्य करूँगी। तो इसी समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए जाना होगा। तो प्रियंकु जाने के बाद अंबिका मल्लिका पर तंज कसते हुई कहती है कि आज वो तुम्हारे। उसके बाद प्रियंकु जाने के बाद मल्लिका और अंबिका के बाद मतलब मल्लिका और अंबिका के साथ वार्तालाप हो रही है। वो दोनों क्या वार्तालाप कर रही है? तो प्रियंकु जाने के बाद अंबिका मल्लिका पर तंज कसते हुए कहते कि आज वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है। घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर तुम्हें वहाँ का परिचारिका बनाकर तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तो तुम्हारी भावना का बदला देने के लिए कालिदास ने प्रियंकु को यहाँ भेजा था। आज वो शासक है, उसके पास संपत्ति है। ये अंबिका मल्लिका को कह रही है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है? तो मल्लिका इसे राजकन्या की जीवन दृष्टि फिर मैं कुछ नहीं जानती माँ कहकर चुप हो जाती है। उसके बाद विलुम का आगमन होता है और वो अंबिका से व्यंग्यपूर्वक कहता है कि इसी तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगडुली पर मैं पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। तो ऐसे अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? अंबिका जब यह कहती है कि मैं स्वयं चलकर इसी सौभाग्य की घोषणा ग्राम में करूंगी, तो विलुम बताता है कि आज ग्राम के पास तुम्हारी बातें सुनने के लिए अवकाश कहाँ है। राजपुरुष के आतिथ्य में ग्राम के लोग व्यस्त हैं और राजमहिषी यहाँ की बहुत सी चीज़ें जैसे मूल्यवान पत्थर, हरिण शावक आदि ले जाना चाहती हैं। तो राजधानी से आए कलाकार यहाँ की हर वस्तु मतलब पेड़ पत्ते तिनका कुछ भी नहीं रखेंगे। वो कुछ भी शेष नहीं है, वो सब अनुकृति बनाकर ले जाएंगे। तो उसके बाद विलुम कहते हैं कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। आश्चर्य है, कल वे लोग चले भी जाएंगे पर कालिदास यहाँ एक बार आएगा अवश्य। मल्लिका का माँ की असुस्थता का सहारा लेकर इसी प्रकार की बातें करने से मना करते हुए उसे तुरंत चले जाने के लिए कहती है। और विलुम कहता है कि पर्वत शिखर की तरफ से एक अश्वरोही को मैं आते देख रहा हूँ। मैं उसे मिलकर पुरानी मित्रता बस कुशल क्षम पूछना चाहता हूँ। तो मल्लिका विलुम से कहती है कि आप उससे मिलना चाहे तो उसके लिए यही एकमात्र स्थान नहीं है। तो विलुम इस पर कहता है कि उसके जाने के बाद मतलब
उसके जाने के दिन भी हम यहीं मिले थे। वर्ष उपरांत उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। ये विलोम मल्लिका को कह रही है। उसके बाद अंबिका अपनी माँ से विलोम को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, ताकि यहाँ कोई अयाचित स्थिति न हो। उसके बाद विलोम कहता है कि मैं चला जाता हूँ, पर क्या अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न हो सकती है? क्या अंबिका में जान मतलब क्या अंबिका मैं जान सकता हूँ? तो अंबिका कहती कि मुझे कालिदास को लेकर कोई आश्चर्य नहीं है। प्रश्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। उसके बाद विलोम कहता है कि मुझे अपने मित्र पर भरोसा था, अब भरोसा नहीं रहा। उसने कभी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। उसके बाद मल्लिका द्वारा उसे पूर्ण जानने के लिए कहने पर विलोम चला जाता है। विलोम जाने के बाद मल्लिका फूट फूट कर माँ के वक्ष में लग कर रोती है। अंबिका उससे कहते कि अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने जिसने तुमको मतलब मल्लिका से सीखती हुई कहती है कि उनके संबंध में कुछ न कहो माँ, कुछ मत कहो। तो उसके बाद तृतीय अंक आता है। जो कि तृतीय अंक में भी कुछ और वर्षों के बाद भी वर्णन हुआ है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द भी है। मातुल भीगे वस्त्र में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है और मल्लिका को आवाज़ देता हुआ कहता है कि देखो मल्लिका, वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। वो मल्लिका को बताता है कि उज्जैन में राजप्रसाद में उसका एक पैर टूट गया था और अब वैसा का ही सहारा है। राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में और हो ही नहीं सकती। मातुल न देवी है, न देवता, न पंडित, न राजा, फिर भी क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे। लोग मातुल के शरीर से उतरे वस्त्र तक वंदना करने के लिए प्रस्तुत है। तो ये सब शोक है, पर यह वर्षा मुझसे सही नहीं जाती है। तो मातुल मल्लिका के जर्जर प्रकोष्ठ और अंबिका के न रहने पर घर की दयनीय अवस्था पर दुख प्रकट करते हुए कहता है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए स्वर्ण मुद्राएं भेजी थी। घर के परिसंस्कार के लिए आज्ञा की थी और तुमने यह अब क्यों अस्वीकार कर दिया। उसके बाद मल्लिका कहते कि मैंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। तो मातुल कश्मीर का समाचार सुनाते हुए मल्लिका से कहता है कि वहाँ सम्राट का निधन हो गया है और विद्रोही शक्तियाँ सर उठाने लगी हैं। तो कालिदास कश्मीर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तो मल्लिका के यह पूछने पर क्या उज्जैन चले गए हैं? तो मातुल कहता है कि नहीं, उज्जैन ही नहीं, मतलब उज्जैन नहीं गए हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि संन्यास लेकर वो काशी चले गए हैं। तो मल्लिका कहते कि मेरा हृदय इसे नहीं स्वीकारता। तो मातुल के वैशाखी पटकते हुए जाने का मतलब जाने के उपरांत मल्लिका का 2 पृष्ठों का जो स्वगत कथन चलता है, जिसमें उसकी कालिदास को
दी गई शुभकामनाएं, निष्ठुरता, उबालंब और प्रेम के भावों की जो अभिव्यक्ति होती है। तो इन्हीं स्थितियों में कालिदास शत विक्षत रूप में द्वार खुलकर ड्यूडी के समक्ष खड़ा होता है और मल्लिका जड़वत उसे दिखती रह जाती है। तो कालिदास कहता है कि संभव तुम मुझे पहचानती नहीं हो और न पहचान पाना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। सच कहूँ तो मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तो मल्लिका आश्चर्य से कहते कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो और मैं वास्तव में मैं ही हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता है कि यह स्वप्न नहीं है। तो उसके बाद कालिदास कहते हैं कि यह स्वप्न नहीं, यथार्थ है। यह यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। कई दिनों की यात्रा करके थका टूटा हुआ यहाँ आया हुआ हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो तुम। इसी तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा हूँ, अब सूखना नहीं चाहता। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि सचमुच पहचान नहीं जाते। तो मल्लिका के बदले हुए घर और उसके जीवन पर कालिदास दुख व्यक्त करता है। दुख व्यक्त करके कहता है कि कुछ भी यथास्थान नहीं है। सब कुछ तुमने इस कदर बदल दिया है कि यह घर मुझे अपरिचित सा प्रतीत हो रहा है। शायद मेरी दृष्टि बदल गई है। आज सब कुछ अपरिचित सा लग रहा है। तो मल्लिका कालिदास से कहते कि आर्य मातुल से आज ही यह ज्ञात हुआ था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास बताता है कि मुझे अब सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ। मतलब मैंने संन्यास नहीं लिया है ताकि पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। तो एक आकर्षण सदा मुझे सूत्र की तरफ खींचता था, जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। और यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वो यहाँ से जाकर मुझे नहीं मिली है। कुंभ, बाघछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आँखें। जाने के दिन तुम्हारी आँखों का जो रूप देखा था वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। तभी दरवाजे पर खड़खड़ाहट होती है। तो मल्लिका कालिदास से अपनी वार्ता जारी रखने का निवेदन करती है। तो कालिदास कहता है कि मैं राज वैभव के प्रभाव में बह गया। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अंबिका ठीक कहती थी। जब मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा था तो तुम्हें इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ था और तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा था, पर मुझे अस्वाभाविक प्रतीत नहीं हुआ। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। उससे भी कहीं अधिक प्रतिशोध भावना थी जिन्हें मेरी भर्त्सना की थी, उपहास उड़ाया था। पर मैं कभी सुखी नहीं रह पाई। उसके बाद अधिकार मिला,
सम्मान मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, पर मैं सुखी नहीं हो पाया। मैं कश्मीर जाते समय तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि यहाँ का सौंदर्यपूर्ण वातावरण मेरे समक्ष एक मुख्य प्रश्न बनकर उठ खड़ा होता है। मुझे उन लोगों से भी घृणा हुई जिन्होंने मेरे यहाँ आने पर उत्सव मनाया है, और कश्मीर आकर मैं सुखी नहीं हुआ बल्कि मुझे घोर वितृष्णा हुई है। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हो उठा था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मौन को और भी अस्थिर कर देगी। तो कालिदास मल्लिका को कहता है कि लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैंने उस जीवन और वातावरण में कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा था वो यहाँ के जीवन का संचय था। कुमार संभव की जो पृष्ठभूमि है यह हिमालय है और तपोस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के पक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह मर्दता यक्षिणी तुम हो। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है, इसमें शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। तो रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है, और मल्लिका रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की प्रतिलिपियां कालिदास को दिखाती है, और उज्जैन की व्यवसायों द्वारा इसे प्राप्त करने की बातें भी वो कालिदास को बताती है। तो कालिदास प्रभावित होकर कहता है कि जो प्रभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वो आज और बड़े प्रतीत हो रहे हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वो सब जो अब तक लिख नहीं पाया, और जो आषाढ़ की मेघों की तरह मेरे अंदर घुमड़ रहा है। उसके बाद मल्लिका भोजपत्र के पन्नों की बनी हुई एक कोरी कॉपी कालिदास को देती हुई कहते कि ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था कि जब तुम राजधानी से आओगे तो तुम्हें भेंट करूंगी और कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु तुम नहीं आए और यह मेरे पास यूं ही पड़ी रही। अब तो पन्ने टूटने भी लगे हैं। ये अब तुम्हारी रचना के लिए हैं। पन्नों पर दाग धब्बे देखकर कालिदास कहता है कि तुमने अपनी आंखों से इन पूरे पन्नों पर बहुत कुछ लिखा है। स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कन्नों से मिले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नोखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। अब ये कूरे कहाँ हैं मल्लिका? इन पर यह महाकाव्य की रचना हो चुकी है, और अनंत संघ के महाकाव्य की भी है। तो इन्हीं पृष्ठों पर क्या अब आगे नया कुछ लिखा जा सकता है? पर आगे का जीवन से हम फिर ये औध से आरंभ कर सकते हैं। और अंदर से बच्चे की कुनमुनाने और रोने के शब्द को सुनकर मल्लिका सहसा उस तब चल पड़ती है, और कालिदास हतप्रभ सा रह जाता है और पूछता है कि ये किसके रोने का शब्द है? तो मल्लिका कहती है कि यह मेरा वर्तमान है। तभी वर्षा में भीगा और कीच से लथपथ बिलुम का प्रवेश होता है। कालिदास और बिलुम एक दूसरे को परिचित और अपरिचित निगाहों से देखते हैं।
विलुम कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत निकट जान पड़ते हैं, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। विलुम मल्लिका से कहता है कि विलुम अब इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वो अधिकार से आता है। वो इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है या नहीं। तो विलुम मल्लिका से कालिदास के आतिथ्य करने का बात कहते हुए कहता है कि कालिदास को इसी प्रदेश के हरिण शावक से कितना मोह है, जानती हो ना। एक हरिण शावक इसी घर में भी है। कालिदास, तुमने मल्लिका के बच्चे को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं आता है। कालिदास इन देखकर बता सकते हैं कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्चे की आकृति विलुम से मिलती है या नहीं? तो कालिदास विलुम से चले जाने के लिए कहता है और विलुम इस पर कहता है कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए, इसीलिए जाता हूँ, किंतु मल्लिका इसके आतिथ्य में कोई कमी न रह जाए। जो अतिथि आज वर्षों उपरांत आया है, जाने फिर आगे आएगा या नहीं। तो मल्लिका कालिदास से पूछती है कि क्या सोच रहे हो? कालिदास कहता है कि आषाढ़ का एक ऐसा ही दिन था। ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। आहत हरिण साबुन मतलब आहत हरिण शावक की तुमने सेवा की थी। उपत्यकाओं का विस्तार, पर्वत शिविर की तरफ आने वाला मार्ग, वायु में नमी, वातावरण की ध्वनियाँ भी वही वैसी है। सब कुछ वैसा ही है। मल्लिका के पूछने पर और फिर कालिदास कहता है कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु यह पूरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिख पाया गया था, मतलब उस समय नहीं लिखा गया था। और मल्लिका कालिदास से कह रही है कि अभी तुम अर्थ से आरंभ करने की बात कह रहे थे। तो कालिदास कहता है कि यह संपत इच्छा के समय के साथ का द्वंद्व था। समय बहुत सक्रिय होता है क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता है। बिजली चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास चारों तरफ देखकर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा होने लगती है। वो ग्रंथ को एक बार उठाकर देखता है और रख देता है तथा फिर बाहर चला जाता है। उसके बाद मल्लिका बच्चे को बक्से से सटाए झरोखे के पास आकर कालिदास कालिदास पुकारती है और बाहर की तरफ कदम बढ़ाती है, परंतु बच्चे की बाहों में देखकर जैसे वहीं जकड़ जाती है। वो फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती और बच्चे को और साथ सटाकर रोती हुई चूमती जाती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई पड़ता है। और इसी के साथ आषाढ़ का एक दिन नाटक क्या होता है,
समाप्त हो जाती है। ये था मोहन राकेश जी के प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो 3 अंकों का विभाजन हुआ था। ये संपूर्ण रूप से वर्णन हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो कैसे लगा आषाढ़ का एक दिन नाटक? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर नाटक है। तो आप सभी को ये नाटक कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में मोहन राकेश जी के जो प्रमुख नाटक ये है, जो आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक के जो जितने हैं पात्र हैं, जितने पात्रों का चित्रण किया गया है इस नाटक में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये भी पता है कि इस नाटक के पात्र कौन कौन है? मल्लिका, कालिदास, विलोम, अंबिका, है कि नहीं, निक्षेप, मातुल, प्रियंगु मंजरी, दंतुल, रंगिनी संगिनी, अनुसार, अनुनासिक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।